हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएडएससी आईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि बहुत ही कम समय रह गया, हमारे पास केवल 10 डेज बचे हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपने पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। पार्ट सी डी पर भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आजकल का जो क्लास चल रहा है हमारा ट्रू एंड फॉल्स का चल रहा है। जो पार्ट ए में हमसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, दूसरे नंबर पे हमारे सत्य असत्य यानी ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, उसके बाद मैचिंग्स पूछे जाएंगे, है ना। तो दोस्तों अभी हम ट्रू एंड फॉल्स पर बात कर रहे हैं, तो आज हम पेपर थर्ड पर बात करेंगे, ठीक है ना। पेपर थर्ड के जो हमारे ट्रू एंड फॉल्स हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। पेपर थर्ड में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिससे सत्य असत्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, जिसमें 5 नंबर के आपके सत्य असत्य प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जानिए आपके आज के क्लास से कि आपको किस प्रकार के सत्य असत्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, या किन टॉपिक से या किस यूनिट से हमें अत्यधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, या किस टॉपिक की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। पेपर थर्ड में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिससे पार्ट ए और पार्ट बी से रिलेटेड सारा मैटर आने वाला है दोस्तों, है ना। तो वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेपर थर्ड से कौन कौन से हमारे सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, आईईपी एक शैक्षणिक योजना है जिसके माध्यम से विशेष बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब वो आईपी के बारे में बता रहे हैं। आईपी का एक व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम द्वारा हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आईपी का एक शैक्षणिक योजना है, शैक्षणिक योजना भी कह सकते हैं हम, एक शैक्षणिक कार्यक्रम योजना भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है या शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सत्य है। दूसरा प्रश्न है, किसी सिखाई गई क्रिया में बार बार गलती करना अशुद्धि कहलाती है। ये हमारा एरर एंड करेक्शन से है, पेपर थर्ड का यूनिट 5 से आया ये क्वेश्चन हमारा। किसी सिखाई गई क्रिया को, देखिए दोस्तों जब हम किसी क्रिया को सिखा देते हैं, ठीक है, परिपूर्ण हो जाते हो, परिपक्वता के साथ उसको सीख जाते हैं, लेकिन सीखी हुई क्रिया में अगर कोई बच्चा बार बार गलती कर रहा है, जबकि उसको उस कार्य को करना आता है लेकिन फिर भी वह जानबूझकर गलती करता है, तो उसे अशुद्धि कहा जाता है। तो कह रहे किसी सिखाई गई क्रिया में बार बार गलती करना अशुद्धि कहलाती है। बिल्कुल सही कहा गया है ना, सत्य है ये। अब इसमें ध्यान रखना इस चीज को, जैसे सिखाई गई क्रिया में यानी कि जब हमने बच्चे को सिखा दिया है उसके बाद, लेकिन अगर इसमें आ जाए किसी सिखाई जाने वाली क्रिया को, सिखाई जाने यानी कि जो चल रही है वो अशुद्धि नहीं कहलाएगी, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, अधिगम चल रहा है, बच्चा सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया चल रही है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन जहां बात की गई मतलब पास्ट में गई यानी कि गई, किसी सिखाई गई क्रिया में बार बार गलती या अशुद्धि करना अशुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इस तरीके से हम एक एक शब्द का अर्थ ना निकालते हुए गलती कर जाते हैं, ठीक है। सीखी सिखाई गई, ठीक है, या सिखाई जाने वाली, तो वहां पर क्या है कि प्रेजेंट में वो कार्य हो रहा है, तो वहां पर गलती होगी, क्योंकि गलती क्या है, अधिगम का एक भाग है, ठीक है ना, एक प्रक्रिया। जब तक बच्चा गलती नहीं करता है तब तक वो नहीं सीखता है। लेकिन जहां पर सिखाई गई क्रिया में बार बार गलती करे, यानी कि कोई भी कार्य को सिखा दिया गया है उसके बाद भी अगर वो गलती कर रहा है, तो उस कार्य में जो बार बार गलती करना उसकी अशुद्धि कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टीएलएम बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर का होना चाहिए। टीएलएम क्या है, टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। तो दोस्तों सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें, एक सहायक सामग्री है शिक्षण के लिए, जो कि शिक्षण को प्रभावी बनाती है ना, रुचिकर बनाती है, प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों उससे क्या होता है, और बच्चे जल्दी सीखते हैं इससे,
सोचा अधिगम सामग्री, स्पष्टता आती है हमारे शिक्षण में, ठीक है, विस्तृत होता है हमारा शिक्षण इससे, ठीक है, स्पष्टीकरण होता है, विस्तृत होता है, ठीक है। तो दोस्तों टीएलएम बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर का होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीएलएम बच्चे के स्तर के अनुसार का होना चाहिए, सामाजिक स्तर के नहीं। स्तर का मतलब है उसकी जो आवश्यकता है, क्षमता है, जितना वो कर सकता है, स्तर के अनुसार हो, आयु के अनुरूप हो, आवश्यकता के अनुसार हो, क्षमता के अनुसार हो, रुचि के अनुसार हो, पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, है ना, शिक्षण से संबंधित हो, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं लो कॉस्ट का हो, यानी कि ज्यादा बेस मटेरियल का बना हो, आसानी से उपलब्ध हो सके, इस तरीके का टीएलएम हो, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने सामाजिक और आर्थिक स्तर की बात की है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। टीएलएम बच्चों के आर्थिक और सामाजिक स्तर का होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सहायक सामग्री बच्चों के विकासात्मक स्तर में सहायक होनी चाहिए, यानी कि जो सहायक सामग्री होगी हमारी वो कैसे होना चाहिए, बच्चे के विकासात्मक स्तर के, यानी कि डेवलपमेंटल उसके जो लेवल है उसमें सहायक होना चाहिए, जिसमें बच्चे का विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, ठीक है, कोई भी या संज्ञानात्मक विकास हो, बच्चे के विकासात्मक स्तर में सहायक होनी चाहिए, ऐसे सहायक सामग्री होनी चाहिए, या हम टीएलएम भी कह सकते हैं, विकासात्मक स्तर में सहायक होना चाहिए, शिक्षण में सहायक होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अंतिम चरण पहले चरण में आए और पहला चरण अंतिम चरण में आए तो उसे पश्च श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। पश्च श्रृंखलाबद्धता का मतलब होता है बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है, बैकवर्ड चेनिंग। जैसे हम बात कर सकते हैं 10, 9, 8, ठीक है, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2, 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रथम चरण जो है, सॉरी उसका जो कह रहे हैं कि जब अंतिम चरण पहले आए, यानी कि 10 यहाँ आता है ना, तो 10 क्या आ गया, उठ के पहले चरण में आ गया है। जब अंतिम चरण पहले आए और पहला चरण अंतिम चरण में, यानी कि पहला चरण 1 है, 1 से गिनती शुरू होती है, तो अंतिम चरण है जो पहले आ गया और पहला चरण अंतिम चरण में आए तो पश्च श्रृंखला यानी कि बैकवर्ड चेनिंग कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कभी कभी वो क्या कर देता है, आपको एग्जाम्पल देगा, ठीक है ना, डिफाइन नहीं करेगा उसको, केवल एग्जाम्पल देगा और आपको बताना होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पश्च श्रृंखला है। आपको पता होना चाहिए बैकवर्ड है, कौन सा प्रथम चरण है, कौन सा अंतिम चरण है, तो उसके अनुसार आपको इसमें लगाना होगा, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी भी कार्य में दी गई मौखिक सहायता भौतिक सहायता कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, भौतिक सहायता हम अत्यधिक उस चीज को कहते हैं, भौतिक सहायता से मतलब हो गया हमारा शारीरिक, है ना, शारीरिक। ये कह रहे हैं किसी भी कार्य, और मौखिक सहायता हमेशा सामाजिक कार्य, सामाजिक सहायता में जाएगी, मौखिक सहायता सामाजिक सहायता में जाएगी, सांकेतिक सहायता आपकी सामाजिक सहायता में जाएगी, लेकिन जहां हम शारीरिक रूप से अगर किसी को सहायता दे रहे हैं तो वो भौतिक सहायता होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा किसी भी कार्य में दी गई मौखिक सहायता भौतिक सहायता कहलाती है, तो गलत है। अगर हम शारीरिक सहायता देंगे, शारीरिक सहायता, तो हमारी कौन सी सहायता होगी, भौतिक सहायता तब होगी। अगर यहाँ पर मौखिक के अगर शारीरिक सहायता होती तब भौतिक सहायता होती, ठीक है, तो यहाँ पर गलत है ये ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर वो कहे कि यहाँ पर अगर भौतिक की जगह सामाजिक होता तो मौखिक सहायता आपकी सामाजिक सहायता में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है। यानी कि जब हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का, चाहे वो असेसमेंट एजुकेशनल असेसमेंट हो, बेसिक असेसमेंट हो, आकलन का उद्देश्य यानी कि हमारा एक उद्देश्य होता है सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, मापन का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है।
यानी कि मेजरमेंट का जो एरिया है या क्षेत्र है उसका संकुचित और सीमित होता है, बिल्कुल सही है। एक चीज ध्यान रखना, केवल मापन का ही क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है, अन्य किसी चीज का, चाहे वो आकलन हो, मूल्यांकन हो, शैक्षिक हो, कुछ भी हो, किसी चीज का क्षेत्र संकुचित और सीमित नहीं होता है, लेकिन मापन का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। यह चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया का करते हैं। जैसे हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो शैक्षिक भी कर रहे हैं, ऐसा शैक्षिक कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, शैक्षिक भी कर रहे हैं, ऐसा शैक्षिक कर रहे हैं, यानी कि उसके विशेष पक्षों के साथ अन्य पक्षों का आकलन। लेकिन जब मापन करते हैं तो मापन हम किसी एक विशेष क्षेत्र का करते हैं, इसलिए मापन का जो क्षेत्र है संकुचित और सीमित होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकलन में केवल बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष का आकलन किया जाता है। अब ये यहाँ पर इन्होंने एक तो केवल कर दिया, ध्यान रखना नेगेटिव टैग वर्ड्स जो है हमारे टैग वर्ड्स आप ध्यान रखना, ही आ जाएगा कि आकलन में संज्ञानात्मक पक्ष का ही होता। ठीक है, ही शब्द हो गया, केवल शब्द हो गया, इन चीजों को ध्यान रखना। आकलन में केवल बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष, अब इन्होंने ये सीमित कर दिया, केवल कर दिया, सीमित हो गया, पक्ष का आकलन किया जाता है, तो ये गलत है। संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं, उसके अन्य पक्षों का भी आकलन किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन एक प्राचीन धारणा है। मूल्यांकन के प्राचीन धारणा है, गलत है। मूल्यांकन एक नवीन धारणा है, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये सही होगा, इसका नवीन धारणा है। मूल्यांकन क्या है? एक नवीन धारणा है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय अभिलेख प्रशासनिक और शैक्षिक प्रशासनिक दोनों, शैक्षिक यहाँ पर है, विद्यालय अभिलेख प्रशासनिक और शैक्षिक दोनों होते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालय अभिलेख में शैक्षिक अभिलेख हमारे बच्चे से संबंधित होते हैं और प्रशासनिक अभिलेख जो होते हैं हमारे विद्यालय से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। मूल्यांकन का क्षेत्र अगर सीमित हो गया तो केवल एक पक्ष का मूल्यांकन होगा, जबकि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? शैक्षिक और शैक्षिक होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। शैक्षिक का मतलब उसके पढ़ने लिखने से संबंधित और शैक्षिक का मतलब है उसके अन्य शारीरिक क्रियाकलापों से संबंधित, यानी कि करिकुलर को करिकुलर दोनों क्षेत्रों से होना चाहिए। सतत माने लगातार होना चाहिए, व्यापक माने विस्तृत और फैला हुआ होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर कहा है मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र तो विस्तृत होता है। ठीक है ना, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे के शैक्षिक पक्षों के साथ साथ शैक्षिक पक्षों का भी हम मूल्यांकन या आकलन करते हैं, और मूल्यांकन का क्षेत्र तो अपने आप में विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होना चाहिए। 13 देखिए, आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मूल्यांकन अगर पूछ ले, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अब यह आकलन निरंतर चलने वाली क्यों? क्योंकि आकलन के 3 स्तर है, प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और नैदानिक स्तर, यानी कि जब तक बच्चा प्रारंभिक स्तर से नैदानिक स्तर तक नहीं पहुंचता है तब तक मूल्यांकन चलता रहता है। ठीक है ना, तो मूल्यांकन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होना चाहिए या आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है। आकलन कब करते हैं दोस्तों? जब हम किसी बच्चे को कोई भी कार्य योजना सिखाते हैं या कोई भी प्रशिक्षण देते हैं, या शिक्षण प्रशिक्षण से पहले या कार्य सिखाने से पहले, प्रशिक्षण देने से पहले करते हैं। यहाँ कह रहे हैं आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर तो मूल्यांकन होता है, लेकिन आकलन पाठ्यक्रम के प्रारंभ या शुरुआत में होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ मूल्यांकन पाठ्यक्रम के समाप्ति पर होता है। ठीक है, 15 देखिए, आईपी में परिवार अभिभावकों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। 16 देखिए, पुनर्वलन श्रद्धीकरण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। श्रद्धीकरण जो शब्द है इसका अर्थ है दोस्तों, मतलब किसी भी कार्य के होने की संभावना को बढ़ाना। ठीक है, या कार्य की संभावना बढ़ जाना, या कार्य को लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, श्रद्धीकरण करना होता है। ठीक है,
17 देखिए, सतत पुनर्वलन की अनुसूची अधिक उपयोगी होती है। दोस्तों देखिए, पुनर्वलन की दो अनुसूची है, सतत और आंशिक। सतत का मतलब होता है निरंतर देना, आंशिक का मतलब होता है कम रूप में देना, आंशिक का मतलब होता है रुक रुक कर देना, कम आंशिक रूप से, ठीक है। तो आंशिक रूप से जो पुनर्वलन दिया जाता है वो अधिक उपयोगी होता है, ठीक है। तो सतत पुनर्वलन उपयोगी नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आंशिक पुनर्वलन जो है, आंशिक, ध्यान रखना मैं लिख दे रही हूं, आंशिक पुनर्वलन अच्छा होता है, अधिक लाभदायक होता है आंशिक पुनर्वलन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी सीखी हुई क्रिया को नई परिस्थिति में दोहराना सामान्यीकरण कहलाता है, यानी कि जनरलाइजेशन क्या है, किसी भी कार्य को किसी सीखे हुए कार्य को नई परिस्थिति में दोहराना या नई परिस्थिति में प्रस्तुत करना जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 19 आईपी को दो भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही, आ और बा, ठीक है। आ हमारे बच्चे से संबंधित होता है, बा हमारे कार्य योजना से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 20 आकार देना लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। आकार क्या है, शेपिंग है ये, ठीक है ना, टीचिंग मेथड है ये। तो आकार देना क्या है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करना, यानी कि हम किसी व्यक्ति बच्चे को आकार तब तक देते हैं जब तक एक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। शेपिंग हम जब तक देते रहते हैं जब तक बच्चा एक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। तो आकार देना लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करना है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन चली रही है, तो 20 प्रश्न आज हमने कर लिए हैं। अब आपको समझ आ गया होगा किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं क्वेश्चन में, है ना। अगर हम इसमें पार्ट डी की, सी की और डी की बात करें, जैसे कि लास्ट क्लास में क्या हुआ, यानी कि कल की क्लास जो अपलोड की थी, मैंने आपको सी डी के बारे में नहीं समझाया था, जरूरी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको जब क्वेश्चंस कराए हैं लॉन्ग क्वेश्चन तो भी मैंने आपको समझा दिया है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए उस चीज को लेकर, इसलिए नहीं बताती हूँ। अगर हम पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी में, तो पार्ट सी में अगर आपका आएगा, शॉर्ट में आ जाएगा आईपी आ जाएगा, ठीक है, इससे, और आपके शिक्षण पद्धति हो गई, नहीं सॉरी, शिक्षण पद्धति इसमें नहीं आएगा, आपका आकलन आ जाएगा, ठीक है, मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है, आपके जो क्या टूल है, यानी कि आपके जो असेसमेंट टूल है वो आ जाएंगे। असेसमेंट टूल 1-2 पूछ लेगा आपसे, ठीक है। 5 में, यानी कि 5 नंबर में जो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं पार्ट सी में। और इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट सी की, आईपी हो गया, ठीक है, आईएफएसपी भी आ जाएगा, वो नहीं आएगा, 5 में नहीं पूछेगा, 10 में पूछ सकता है, ठीक है। और पार्ट अगर डी की बात करें हम यहाँ पर, पार्ट डी की, तो आईपी और आपका आ जाएगा, आईपी के अलावा आपका आ जाएगा इसमें, आईपी आ गया आपका, यहाँ पर टास्क एनालिसिस भी आ सकता है, ध्यान रखना, क्रिया विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, ठीक है, शिक्षण विधियां आ जाएंगी, 10 नंबर में पूछेगा, आपको पूरा बताना होगा, ठीक है। और आपका आ जाएगा शिक्षण उपागम, उपागम यानी कि आपके टीचिंग अप्रोचेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये चीजें आपको 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगी। आईएफएसपी भी आ जाएगा, ठीक है। और इनको डिटेल में कैसे क्या करना है, तो आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली मैंने यूनिट वाली क्लास कराई है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसमें समझाए पेपर सेट के, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, है ना। और बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा दोस्तों, किसी फ्रेंड का मैसेज आया था कि मैम आप 10 मिनट का तो वीडियो अपलोड करते हैं, हम इसको लॉन्ग कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। अब आप 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे नहीं है कि मैंने आपको शब्द अर्थों के साथ पूरा एक पैराग्राफ इस पे समझाना है, 1 घंटे का क्लास करना है, तब आप क्वेश्चन में मतलब क्या करोगे, एज इट इज अपने एग्जाम में लिख कर आओगे। भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक्सप्लेनेशन तो आपको खुद से देना है। अगर आपको पता चल जाए कि फैमिली क्या है, उसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बारे में आप खुद कर सकते हो। इतना तो सभी आप टीचर हो, एलिजिबल हो सोचने के लिए, है ना। तो दोस्तों ऐसी बातें ना करें कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मैम 10 मिनट की वीडियो अपलोड करी, कैसे हम 150 शब्दों में लिखेंगे। क्या आपने अब तक डीएड कर रहे हो, आप समझ रहे हो, 12th पास करके, यानी कुछ तो टीचर्स भी होंगे, अगर देखा जाए, मैं किसी को निगेटिविटी नहीं कर रही हूँ या मैं ऐसे अटैक नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको समझ रही हूँ कि क्या
कमेंट कैसे करते हो वो समझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करें। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।